बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जासूसी जंक्शन में खुश आमदीद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नए आने वाली वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। सरदावर अपने कमरे में बैठे किसी अहम फाइल के मुताले में मसरूफ़ थे कि मेज़ पर रखे हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। उन्होंने चौंक कर सर उठाया और फिर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, सरदावर ने मकान की अंदाज में कहा। उनकी नज़रें अभी तक फाइल पर ही जमी हुई थी। अगर आप यस के साथ सर भी लगा देते तो कम से कम मैं फ़ख्र के साथ ये तो कह सकता था कि दुनिया का एक बड़ा साइंसदान मुझे सर कहता है। लेकिन क्या किया जाए, लोग अदब व आदाब ही भूल गए हैं। दूसरी तरफ से एक चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी और सरदावर के संजीदा चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट दौड़ती चली गई। ओह, सर इमरान बोल रहे हैं। खादिम को कैसे याद फरमाया है जनाब ने? सरदावर ने हंसते हुए कहा। अरे अरे, ये तो बहुत वजनी आदाब हैं। इतना बोझ तो मेरे जैसा नहीं फ़ोन नज़ार आदमी उठा भी नहीं सकता। दूसरी तरफ से इमरान ने घबराए हुए लहजे में कहा और सरदावर कहकहा मारकर हंस दिए। मैं जानता हूँ तुम जैसे नहीं फ़ोन नज़ार वाक़या हुए हो, बहरहाल आज कैसे याद कर लिया? सरदावर ने हंसते हुए कहा। सरदावर आमतौर पर इंतहाई संजीदा किस्म के आदमी थे और कहकहा तो एक तरफ उनके घर वालों ने उनके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट भी ना देखी थी, लेकिन इमरान ऐसी शख्सियत थी जिससे बात करते हुए और बच्चों की तरह खिलकर हंसने पर मजबूर हो जाते थे। सुना है आजकल आप हुकूमत से लंबी तनख्वाहें मार रहे हैं। मेरा फिनांसर मुल्क से बाहर है, चुनाचे मैंने सोचा कि आपको ही अपना फिनांसर समझ लूं। इमरान की आवाज़ सुनाई दी और सरदावर एक बार फिर हंस पड़े। मैं जानता हूं तुम्हारे फिनांसर को, सुपरिंटेंडेंट फियाज की बात कर रहे हो ना? सरदावर ने कहा। बिल्कुल। क्या उसने आपसे शिकायत की थी? प्लीज़ मुझे उसका उधार वापस करने के लिए ना कहिए। आजकल मुझ पर मुआशी मैदान बड़ा तंग हो रहा है। इमरान ने रो देने वाले लहजे में जवाब दिया और सरदावर उसकी बात पर एक बार फिर हंस पड़े। अच्छा, नहीं कहता। बोलो कितनी रकम चाहिए? सरदावर ने कहा। जितना कमीशन बन जाए। मैं बड़ा ईमानदार टाइप का कमीशन एजेंट हूँ, एक ढीला भी कमीशन से ज़्यादा नहीं लेता। इमरान ने जवाब दिया। कमीशन? मैं समझा नहीं। सरदावर ने वाकई हैरत भरे लहजे में पूछा। जनाब, आपके लिए मैंने एक पार्टी ढूंढी है। उम्मीद है काफ़ी बड़ा सौदा हो जाएगा और मुझे भी कुछ अच्छा ही कमीशन मिलेगा। वैसे अब मैंने कमीशन के रेट बढ़ा दिए हैं, अब 5% कमीशन होगा। इमरान ने जवाब दिया। ये क्या चक्कर चला रहे हो तुम? कैसा सौदा, कैसा कमीशन? सरदावर अब पूरी तरह संजीदा हो चुके थे। अरे अरे, इतना बड़ा सौदा नहीं है जितनी आपके लहजे से संजीदगी टपकने लगी है। दरअसल बात यह है कि वेस्टर्न कॉर्मन के साइंसदानों को एक फार्मूले में आपकी इमदाद की ज़रूरत पेश आ गई है। चुनाचे मैंने कमीशन बनाने के लिए सौदा कर लिया। पूरे 2 लाख रुपए में सौदा हुआ है। उनका आदमी मेरे पास पहुंच चुका है। अब आप वक्त दें तो आपसे मिलकर सौदा फाइनल कर दें। इमरान ने जवाब दिया। वेस्टर्न कॉर्मन के साइंसदानों को मेरी इमदाद और सौदाबाजी? आखिर ये क्या बकवास है? क्या शरारत के लिए मैं ही रह गया था? सरदावर ने मसनूई तौर पर गुस्से का इजहार करते हुए कहा, क्योंकि अभी यही समझ रहे थे कि इमरान शरारत कर रहा है। बकवास और शरारत के लिए आपकी इमदाद की ज़रूरत ना पड़ती, इसके लिए तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। वाकई एक साइंसी फार्मूले में आपकी इमदाद की ज़रूरत है। इमरान ने संजीदा होते हुए जवाब दिया। खुलकर बात करो, आखिर चक्कर क्या है? मेरा वक्त बेहद कीमती है। सरदावर ने संजीदा होते हुए कहा। इसीलिए तो मैंने कीमत में ज़्यादा लगाई है, पूरे 10 लाख रुपए। इमरान ने जवाब दिया। मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ। सरदावर ने इस बार वाकई झुंझलाए हुए लहजे में कहा। अरे अरे, मेरा कमीशन मारा जाएगा, प्लीज़। इमरान ने घबराए हुए लहजे में कहा। तो फिर ठीक तरह बताओ क्या चक्कर है? सरदावर ने कहा। आप मुलाकात का कोई वक्त दे दीजिए। एक साहब वेस्टर्न कॉर्मन से आए हैं, आपसे बातचीत करनी है। इमरान के सिलसिले में इस बार संजीदगी थी। किस सिलसिले में? सरदावर ने पूछा। किसी साइंसी फार्मूले में आपकी अमदाद की ज़रूरत है। इमरान ने जवाब दिया। और मगर मैं तो एक अहम काम में मसरूफ़ हूँ, 1-2 हफ्ते। सरदावर ने शायद टालना चाहा था। अरे अरे, इतना लंबा वक्त ना दें, मैं तो गरीब आदमी हूँ, इतने लंबे अरसे तक मेहमानदारी नहीं कर सकता। सुलेमान तो मुझे भी घर से निकाल देगा। इमरान ने उनकी बात काटते हुए कहा। अच्छा ठीक है, बोलो कहाँ मुलाकात ठीक रहेगी? सरदावर ने सोचा कि इमरान जब खुद इस मुलाकात में दिलचस्पी ले रहा है तो जाहिर है वो अब पीछा ना छोड़ेगा। अगर आप मेरे फ्लैट पर तशरीफ़ ले आएँ तो एक कप चाय पिलवा सकता हूँ। यकीन मानिए बड़ी मुफलिसी का ज़माना है। इमरान ने रो देने वाले लहजे में कहा। तुम वाकई शैतान हो। अच्छा ठीक है, मैं पहुँच रहा हूँ। सरदावर ने हंसते हुए कहा और फिर रिसीवर रख दिया। उसके बाद उन्होंने फाइल बंद करके उसे अलमारी में रखा और एक तरफ स्टैंड पर लटका हुआ कोट पहनने में मसरूफ़ हो गए। वैसे उनके जहन में यही ख्याल गर्दिश कर रहा था कि कोई उल्टा ही चक्कर होगा, वरना इमरान की मार्फत साइंसी फार्मूले में अमदाद की बात उनके पल्ले ना पड़ रही थी।
लेकिन अब बहरहाल जाना तो था, इसलिए वो जाने की तैयारी में मसरूफ हो गए। सरदावर जैसे बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता साइंसदान से आपकी इतनी बेतकल्लुफ़ी कैसे हो गई? जॉन मैकेंज़ो ने हैरत भरे लहजे में इमरान से पूछा। जाहिर है सरदावर से इमरान ने फ़ोन पर जिस किस्म की गुफ्तगू की थी, उसके बाद उसकी हैरत बचा थी। इमरान उसे मॉडल टाउन वाली कोठी से अपने फ्लैट पर ले आया था और यहाँ आकर उसके सामने सरदावर से फ़ोन पर गुफ्तगू की थी। इसी बेतकल्लुफ़ी की वजह से तो वो बैनुल-अक़वामी शोहरत के साइंसदान बने हुए हैं, वरना कहीं घास खोदते फिरते। इमरान ने जवाब दिया। घास खोदते फिरते? मैं समझा नहीं। जॉन मैकेंज़ो की आंखें और चौड़ी हो गईं। यार, एक तो तुम बात बहुत कम समझते हो। सरदावर पहले भैंसों का कारोबार करते थे और मुझसे बेतकल्लुफ़ ना थे। एक दिन मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें इतना बेतकल्लुफ़ कर लिया कि उन्होंने अपनी सारी भैंसें मुझे तोहफे में दे दी। और जब वो दोबारा तकल्लुफ़ में आए तो बेतकल्लुफ़ी के फैसले पर गौर करते करते साइंसदान बन गए। अब अगर बेतकल्लुफ़ी दरमियान में ना हो तो जाहिर है कहीं घास खोद रहे होते अपनी भैंसों के लिए। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में तफसील बताते हुए कहा और जॉन मैकेंज़ो कहकहा मारकर हंस पड़ा। तुम्हारी कितनी भैंसें हैं? इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में पूछा और जॉन मैकेंज़ो एक बार फिर कहकहा मारकर हंस पड़ा। अब मुझे समझ आ गई है कि आप क्यों पूछ रहे हैं, जॉन मैकेंज़ो ने हंसते हुए कहा। हो गया ना नुकसान? जहाँ समझ आनी चाहिए वहाँ नहीं आती और जहाँ नहीं आनी चाहिए वहाँ आ जाती है। इमरान ने यूं मुंह बनाते हुए कहा जैसे उसका जबरदस्त कारोबारी नुकसान हो गया हो, और जॉन मैकेंज़ो मुस्तकिल हंसता चला गया। उस लम्हे सुलेमान ट्राली धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। ट्राली पर चाय और बिस्किट मौजूद थे। ये जनाब हिज हाइनेस सुलेमान पाशा हैं, ऑल वर्ल्ड बावर्ची एसोसिएशन के ऑनरेरी सदर। इमरान ने बाकायदा सुलेमान का तारुफ कराते हुए कहा। ऑनरेरी नहीं जनाब, मुकम्मल सदर हूँ। अगर आप कहें तो अंदर कमरे से सर्टिफिकेट लाकर दिखा दूं, सुलेमान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। अरे अरे, मुफ्त दिखा दोगे सर्टिफिकेट? ऐसा करो कहीं उस सर्टिफिकेट की नुमाइश लगा दो, 1-1 रुपया टिकट काफ़ी रहेगा, कम से कम रोटी तो खुली मिल जाया करेगी। इमरान ने उसे मशवरा देते हुए कहा। ठीक है, सर्टिफिकेट मेरा और रोटी खाएं आप, ये कैसे हो सकता है? सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा और फिर तेजी से वापस मुड़ता चला गया। आप चाय बनाएं, मैं ज़रा उसे मना लूँ, बड़ा नखरेबाज बावर्ची है, ऐसा ना हो कि इस चाय से भी चला जाऊं। इमरान ने कहा और वो तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर चला गया। दरअसल सुलेमान उसे इशारा कर गया था कि अंदर कमरे में मखसूस फ़ोन पर कॉल है। थोड़ी देर बाद जब इमरान वापस आया तो जॉन मैकेंज़ो बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में बैठा चाय पी रहा था। उसे हमें कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी और इमरान दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया और चंद लम्हों बाद वो एक बूढ़े मगर इंतहाई बावकार शख्सियत के साथ वापस आया और जॉन मैकेंज़ो उस बूढ़ी और बावकार शख्सियत को देखते ही समझ गया कि ये सरदावर होंगे, इसलिए वो उन्हें देखते ही प्याली मेज़ पर रखकर बेख्तियार उठ खड़ा हुआ। मिस्टर जॉन मैकेंज़ो उर्फ वाइल्ड टाइगर फ्रॉम वेस्टर्न कॉर्मन सीक्रेट सर्विस और बेतकल्लुफ़ी का शिकार सरदावर। इमरान ने उन दोनों का बैक वक्त एक दूसरे से तारुफ कराते हुए कहा। बेतकल्लुफ़ी का शिकार? क्या मतलब? सरदावर ने जॉन मैकेंज़ो से हाथ मिलाने के बाद हैरत भरे लहजे में इमरान से मुखातिब होकर कहा। यानी शिकार होकर भी मतलब पूछ रहे हैं? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान साहब कह रहे थे कि आप पहले भैंसों का कारोबार करते थे। इमरान साहब ने आपको बेतकल्लुफ़ करके आपसे भैंसें ले लीं और आप इस फिक्र में साइंसदान बन गए। जॉन मैकेंज़ो ने मुस्कुराकर तफसील बताते हुए कहा। ओह, तुम बाज नहीं आओगे ऐसी बातें करने से, कम से कम मेहमानों का तो ख्याल किया करो। सरदावर ने मुस्कुराते हुए कहा। मेहमान का ख्याल करके तो मैं चुप हो गया, वरना तादाद ना बता देता उन भैंसों की। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा और जॉन मैकेंज़ो और सरदावर दोनों बेख्तियार हंस पड़े। देखो इमरान, मेरा वक्त बेहद कीमती है, सरदावर ने संजीदा होते हुए कहा। रेट बताइए, मैं चेक दे देता हूँ। इमरान ने भी संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा और जॉन मैकेंज़ो के लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट दौड़ गई। ठीक है, फिर मैं जॉन मैकेंज़ो साहब को अपने हमरा ले जाऊंगा, मैं खुद उनसे बात कर लूँगा, तुमने तो संजीदगी इख्तियार करनी ही नहीं। सरदावर ने कुर्सी से उठते हुए कहा। मेरे लिए भी चाय भिजवा दीजिए, अब सुलेमान ने मुझे चाय बनाकर नहीं देनी। इमरान ने ढीठ बनकर कहा। आइए मैकेंज़ो साहब, आपसे बात कर लें, सरदावर ने मुस्कुराते हुए कहा। जॉन मैकेंज़ो हैरत भरे अंदाज में इमरान की तरफ देखते हुए उठ खड़ा हुआ। जाइए जाइए, शौक से जाइए, सरदावर बड़े सखी आदमी हैं, हो सकता है आपको रात का खाना भी खिला दें। इमरान ने संजीदा लहजे में जवाब दिया और जॉन मैकेंज़ो कंधे झटकता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। वो शायद अब तक इमरान की फितरत ना समझ सका था। जब सरदावर और मैकेंज़ो एक दूसरे के पीछे चलते हुए सीढ़ियां उतर गए तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। यह बेचारा भी अकल से पैदल है, मुझे अक्लमंद समझता है, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर वो उठकर तेजी से अंदरूनी कमरे की तरफ भागता चला गया।
अंदरूनी कमरे में पहुंचकर उसने एक अलमारी खोली और उसमें से एक छोटी सी मशीन निकालकर बाहर मेज पर रख दी। उस मशीन के दरमियान एक स्क्रीन नस्ब थी। इमरान ने बड़ी फुर्ती से उसका एरियल खींचा और फिर मशीन के मुख्तलिफ बटन दबा दिए। बटन दबते ही स्क्रीन रोशन हो गई और दूसरे लम्हे स्क्रीन पर सरदावर और जॉन मैकेंजो की तस्वीर उभर आई। वो दोनों कार में बैठ रहे थे। कार सरदावर की थी। दरअसल इमरान ने इंतहाई अय्यारी से वीटीआर बटन जॉन मैकेंजो की कोट की ऊपर वाली छोटी जेब में खिसका दिया था, क्योंकि उसे मालूम था कि इस जेब में कोई हाथ नहीं डालता। वीटीआर बटन से नजर न आने वाली मखसूस शुआएं निकलकर माहौल में फैल जाती थीं और उसे रिसीविंग सीट पर बाकायदा चेक किया जा सकता था। मशीन पर मौजूद स्क्रीन न सिर्फ माहौल को दिखाती थी बल्कि 100 गज के दायरे में पैदा होने वाली आवाज़ें भी खींच लेती थी। इस तरह इमरान कमरे में बैठे बैठे जॉन मैकेंजो और सरदावर के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन सकता था, बल्कि उन्हें देख भी सकता था। और जो कहानी जॉन मैकेंजो ने उसे सुनाई थी, उसके एक लफ्ज़ पर भी इमरान को यकीन न आया था। इसलिए वो असल बात जानना चाहता था, इसलिए उसने उन दोनों को रोकने की कोशिश ना की थी। सुलेमान के इशारे पर जब वो पहले अंदर गया था तो उस वक्त ब्लैक जीरो की कॉल थी। वो निगरानी के मुतालिक पूछना चाहता था। इमरान ने उसे कह दिया कि अब चूंकि सूरत हाल बदल चुकी है इसलिए निगरानी हटा ली जाए। अब वो इत्मीनान से बैठा सरदावर और जॉन मैकेंजो की गुफ्तगू सुन रहा था। सरदावर की कार तेजी से सड़क पर भागती चली जा रही थी कि अचानक इमरान चौंक पड़ा। उसने जॉन मैकेंजो को कोट के ऊपर वाली छोटी जेब में हाथ डालते हुए देखा। जॉन मैकेंजो के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट रेंग रही थी। दूसरे लम्हे जॉन मैकेंजो का हाथ जीप से बाहर आया और फिर इमरान ने बटन को कार की खिड़की से बाहर फिजा में उड़ते देखा। स्क्रीन पर धमाके से हुए और अब कार की बजाय वहां सड़क नजर आ रही थी। उसी लम्हे एक भारी ट्रक का पहिया बटन के ऊपर से गुजरा और स्क्रीन तारीक हो गई। वीटीआर बटन ट्रक के भारी पहिए तले आकर कुचला जा चुका था। इमरान चंद लम्हे हैरत भरे अंदाज में तारीक स्क्रीन को देखता रहा। दूसरे लम्हे वो एक झटके से उठा और बेतहाशा भागता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। जॉन मैकेंजो की इस हरकत ने उसे बता दिया था कि वो जॉन मैकेंजो को जितना सादा लो और अहमक समझ रहा था, इतना वो अहमक ना था। और इमरान जानता था कि अब सरदावर के साथ कुछ ना कुछ जरूर होगा। और इमरान बेतहाशा अंदाज में सीढ़ियां उतरते हुए यही सोच रहा था कि अगर सरदावर को कुछ हो गया तो वो अपने आप को जिंदगी भर माफ ना कर सकेगा। जॉन मैकेंजो मॉडल टाउन की कोठी में इमरान से जहनी तौर पर शिकस्त खाने के बाद कुछ देर तक तो ना संभल सका, लेकिन फिर इमरान के दोस्ताना रवैये ने उसे अपने आप पर काबू पा लेने में मदद दी। चुनाचे उसने हालात को देखते हुए फौरी तौर पर अपना रुख बदल दिया और इमरान को एक नई कहानी सुना दी। अब वो इमरान से दोस्ती पैदा करके सरदावर का पता मालूम करना चाहता था, इसलिए वो खामोशी से उसके साथ उसके फ्लैट पर आ गया। यहाँ जब इमरान ने सरदावर को फ़ोन किया, बावजूद इस कोशिश के कि वो सरदावर का फ़ोन नंबर चेक न कर सका, इमरान ने कुछ इस कदर फुर्ती और तेज़ी से नंबर मिलाया था कि उसका जहन इमरान की उंगलियों की रफ्तार का साथ ना दे सका। लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि सरदावर इस फ्लैट पर आ रहे हैं तो उसने फौरी तौर पर अपने जहन में एक नई प्लानिंग बना ली। इस दौरान एक बार फिर इमरान उसके करीब से गुजरते हुए टेलीफोन की तार से उलझने की बिना पर लड़खड़ाया और उसने संभलने के लिए जॉन मैकेंजो का सहारा लिया। तो जॉन मैकेंजो ने अपनी कोट की जेब में उसकी बर्क रफ्तार उंगलियों को घुसते चेक कर लिया। चुनाचे वो होशियार हो गया। और फिर जब इमरान चाय आने पर अपने बावर्ची को मनाने के लिए अंदर गया तो उसने जेब में उंगलियां डालकर चेकिंग की और फिर जेब में मौजूद वीटीआर बटन को देखकर दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। वो वीटीआर बटन की कारकर्दगी को अच्छी तरह जानता था, लेकिन उसने बटन जेब से ना निकाला, बल्कि उसने अपने बूट की टो को कालीन पर मखसूस अंदाज में मारा तो एड़ी का पिछला हिस्सा खुल गया और उसमें से एक पतली सी पट्टी बाहर को निकल आई। पट्टी को एड़ी से निकालकर उसने इंतहाई फुर्ती से टेलीफोन उठाकर उसके नीचे चिपका दिया। पट्टी का रंग स्याह था। उसने वो टेलीफोन के निचले हिस्से से चिपक कर बिल्कुल उसका हिस्सा बन गई और जब तक गौर चेक न किया जाए उस वक्त तक उसकी मौजूदगी का एहसास ना होता था। पट्टी चिपकाने के बाद उसने प्याली उठाई और इत्मीनान से चाय पीने में मसरूफ हो गया। और फिर जब सरदावर ने जॉन मैकेंजो को अलहदा बाहर ले जाने की ऑफर की और इमरान ने बजाय उन्हें रोकने के उनकी हौसला अफजाई की तो जॉन मैकेंजो इमरान का दाव समझ गया। उसे यकीन था कि इमरान इन दोनों को उन्हें चेक करना चाहता था। इसका साफ मतलब था कि इमरान जॉन मैकेंजो की बात से पूरी तरह मुतमिन ना हो रहा था, लेकिन सरदावर के इस फैसले से जॉन मैकेंजो को अपनी मंजिल नजदीक आती दिखाई देने लगी थी। यही वजह थी कि वो फौरी तौर पर सरदावर के साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो गया था। फ्लैट से बाहर आकर जॉन मैकेंजो सरदावर की गाड़ी में बैठ गया। सरदावर खुद ड्राइविंग सीट पर थे। आपको मेरी आखिर क्या जरूरत पड़ गई और फिर मुझसे मिलने के लिए सीक्रेट सर्विस के रुकन को भेजने की बात मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही। दरअसल आपका पता किसी को मालूम न था और हमारा मुल्क इस फार्मूले को किसी पर जाहिर ना करना चाहता था।
ہمیں معلوم تھا کہ علی عمران کو آپ کا پتہ معلوم ہے، اس لیے میں یہاں آیا تاکہ عمران صاحب کی معرفت آپ سے بات چیت ہو سکے۔ جان مکینزو نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ مجھے اس فارمولے کی سائنسی نوعیت سمجھا سکیں گے؟ سرداور نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں، میرے پاس کاغذات موجود ہیں جن میں تمام ضروری تفاصیل درج ہیں۔ جان مکینزو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اوہ تب ٹھیک ہے، سرداور نے مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اب آپ کہاں چل رہے ہیں؟ جان مکینزو نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد پوچھا۔ اس نے اب تک اچھی طرح اندازہ کر لیا تھا کہ ان کا تعاقب تو نہیں ہو رہا، مگر اسے تعاقب نہ ہونے کا خیال تو تھا، کیونکہ جب عمران VTR ریسیونگ سینٹر پر انہیں چیک کر رہا تھا تب تعاقب کی ضرورت تو نہ تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے احتیاط ضروری سمجھی۔ کہاں چلا جائے جہاں اطمینان سے بات چیت ہو سکے؟ سرداور نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، آپ مناسب سمجھ سکتے ہیں، جان مکینزو نے کہا، اور پھر اس نے کوٹ کی اوپر والی جیب میں انگلیاں داخل کی۔ جیب میں موجود VTR بٹن اس نے انگلیوں میں پکڑا اور دوسرے لمحے اس نے بٹن باہر سڑک پر اچھال دیا۔ کار تیزی سے آگے بڑھتی گئی۔ جان مکینزو اب اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ VTR ریسیونگ پر عمران اس کی حرکت چیک کرتے ہی فوراً حرکت میں آ جائے گا اور اس کے آدمی جال کی طرح پہاڑوں کی طرف پھیل جائیں گے۔ اصلے میں سرداور نے کار کو ایک چور پر سے ٹرن دیا اور اب گاڑی ایک نسبتاً سنسان سڑک پر دوڑنے لگی۔ ذرا گاڑی روکیے سرداور، اچانک جان مکینزو نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور سرداور نے اس کے لہجے اور انداز سے گھبرا کر پوری قوت سے بریک دبا دیے۔ دوسرے لمحے جان مکینزو کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور سرداور کی گردن کی پشت پر اس کی کھڑی ہتھیلی پوری قوت سے، اور سرداور کے حلق سے صرف اوہ کی آواز ہی نکل سکی اور وہ اسٹیئرنگ پر ہی ڈھیر ہو گئی۔ جان مکینزو نے انتہائی پھرتی سے چابی گھما کر انجن بند کیا اور پھر دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ کار کے آگے سے گھوم کر وہ دوسری سائڈ پر آ گیا۔ اس نے پچھلا دروازہ بھی کھول دیا اور پھر سرداور کو باہر کھینچ کر اس نے بڑی پھرتی سے پچھلی سیٹوں کے درمیان ڈالا اور پھر پھرتی سے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ دوسرے میں کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھی اور تیزی سے آگے دوڑتی چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک اور چوک پر پہنچ گیا۔ چوک پر اشاراتی بورڈ موجود تھے۔ اس نے کار اس سڑک پر ڈال دی جو ساحل سمندر کو جاتی تھی اور پھر پھرتی سے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ دوسرے لمحے کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھی اور تیزی سے آگے دوڑتی چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک اور چوک پر پہنچ گیا۔ چوک پر اشاراتی بورڈ موجود تھے۔ اس نے کار اس سڑک پر ڈال دی جو ساحل سمندر کو جاتی تھی۔ کار کی رفتار کافی تیز تھی۔ ذرا سا آگے جا کر جب اس نے ایک سائڈ پر پھیلا ہوا درختوں کا جنگل سا دیکھا تو اس نے کار کو مخالف سمت میں سڑک سے نیچے اتارا اور اسے کافی دور تک لیتا چلا گیا۔ کافی آگے جا کر اس نے کار روکی اور پھر نیچے اتر کر اس نے بے ہوش سرداور کو باہر کھینچ کر اپنے کاندھے پر لادا اور واپس سڑک کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ سڑک کے قریب پہنچ کر وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا۔ جب اس نے سڑک خالی دیکھی تو وہ دوڑتا ہوا سڑک پار کر کے درختوں کے ذخیرے میں گھستا چلا گیا۔ وہ جلد سے جلد سڑک سے کافی دور پہنچ جانا چاہتا تھا۔ مسلسل دوڑتے دوڑتے جب اسے کافی دیر گزر گئی تو اچانک ذخیرہ ختم ہو گیا اور اب دور تک پھیلی ہوئی ریت صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ سرداور کو اٹھائے ریت پر دوڑتا چلا گیا۔ کافی دور نکل آنے کے بعد اس نے سرداور کو ایک ٹیلے کی آڑ میں لٹا دیا اور پھر ان کی نبض چیک کرنے لگا اور پھر اطمینان سے سر ہلاتے ہوئے اس نے اپنا کوٹ اتارا اور اپنا الٹ کر پہن لیا۔ اب کوٹ کا رنگ اور چیک بدل چکا تھا۔ اس کے بعد وہ سمندر کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ کنارے پر پہنچ کر اس نے پانی سے منہ دھونا شروع کر دیا۔ ساتھ ساتھ اس نے جیب سے رومال نکال کر چہرے کو صاف کیا تو میک اپ ختم ہو چکا تھا اور اب وہ اپنی اصل شکل میں تھا۔ بالوں کا رنگ بھی دھل کر بدل چکا تھا۔ اس نے کوٹ کی چھوٹی جیب سے کنگھی نکال کر بالوں کو نئے انداز سے سیٹ کیا اور پھر وہ تیزی سے ٹیلوں کی آڑ لیتا ہوا اس جگہ کی طرف بڑھتا چلا گیا جہاں اس کے اندازے کے مطابق گھاٹ تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک مسلسل سفر کرنے کے بعد وہ واقعی گھاٹ پر پہنچ گیا۔ یہاں تفریح کرنے والوں کا اچھا خاصا رش تھا۔ جان مکینزو پہلے تو ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ جب اسے کہیں عمران نظر نہ آیا تو وہ ایک لانچ کی طرف بڑھ گیا۔ لانچ کا مالک ساحل سمندر پر کرسی ڈالے اخبار پڑھ رہا تھا۔ لوگ چونکہ تفریح کے لیے لانچیں کرائے پر لے رہے تھے اس لیے وہ لانچ کی طرف بڑھا۔ مجھے لانچ کرائے پر چاہیے، جان مکینزو نے لانچ کے مالک سے کہا۔ اوہ ضرور جناب، 1000 روپیہ ہوگا 1 گھنٹے کا۔ مالک نے غیر ملکی کو دیکھتے ہی شاید کرایہ بڑھا دیا تھا، لیکن جان مکینزو نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر جیب سے نوٹوں کی گڈی نکال کر اس نے اس میں سے 20 نوٹ نکال کر مالک کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ مشن پر آتے ہوئے اس نے یہاں کی اچھی خاصی کرنسی اپنے پاس رکھ لی تھی۔ آئیے سر، مالک نے مسرت بھرے انداز میں نوٹ جیب میں ڈالتے ہوئے لانچ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ شکریہ، آپ یہیں ٹھہریں، لانچ میں خود چلاؤں گا۔
एक्रीमिया में मौजूद मेरी ज़ाती लॉन्च है, जॉन मैकेंजो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसने जानबूझकर वेस्टर्न कार्मन की बजाय एक्रीमिया का नाम लिया था। ओह अच्छा जनाब, जैसे आपकी मर्जी। मालिक ने गैर मुल्की होने और मोटी रकम हासिल करने की बिना पर इकरार में सर हिलाया। इसमें पेट्रोल मौजूद है ना? जॉन मैकेंजो ने पूछा। टैंक फुल है जनाब, आपने 2 घंटे की अदायगी की है, इसमें 4 घंटे का पेट्रोल मौजूद है, मालिक ने जवाब दिया। ओके, जॉन मैकेंजो ने कहा और फिर वो लॉन्च में सवार हुआ। लॉन्च बिल्कुल नई थी। जॉन मैकेंजो ने इंजन स्टार्ट किया और दूसरे लम्हे लॉन्च समंदर में लेता चला गया। वो काफी दूर तक सीधा समंदर के अंदर बढ़ता चला गया। बाकी लॉन्चें खासी पीछे रह गई थी। जॉन मैकेंजो ने खासी दूर आने के बाद लॉन्च का रुख मोड़ा और फिर वो उसे उस फासले पर रखते हुए इधर बढ़ता चला गया जिधर उसके अंदाजे के मुताबिक साहिल पर सर्द और बेहोश पड़े हुए थे। इतने फासले पर आने के बाद उसने लॉन्च को वापस साहिल की तरफ मोड़ दिया और थोड़ी देर बाद वो साहिल पर पहुंच चुका था। यह वही जगह थी जहां उसने सरदावर को एक टीले के पीछे छोड़ा था। सरदावर की नब्बस बता रही थी कि वो कम से कम 2 घंटे से पहले होश में नहीं आ सकते, इसलिए वो उनकी तरफ से पूरी तरह मुतमईन था। लॉन्च का इंजन बंद करके वो नीचे उतरा और तेजी से उस टीले की तरफ बढ़ता चला गया जिसके पीछे सरदावर मौजूद थे। टीले के पास पहुंचकर वो जैसे ही उसकी दूसरी तरफ घूमा, उसका ज़हन भग से उड़ गया।